students, open your books to page number 48. You have pencils in your hand? तैयार है आप लोग? इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में मार्क कर लिया था. अब इंट्रोडक्शन के बाद में पहला डॉक्यूमेंट दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिला आप सब लोगों को. ठीक है, पेज नंबर 48 पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहली लाइन में अंडरलाइन करेंगे. इट इज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी एज इट स्टेट्स द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड. प्राइमरी के ऊपर ब्रैकेट में लिख दो फर्स्ट. ये पहला डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है और इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कंपनी को किस पर्पस के लिए यानी कि किस मकसद के लिए फॉर्म किया गया है या शुरू किया गया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज है. उस ऑब्जेक्ट क्लॉज से कंपनी का मकसद क्या है या कंपनी का पर्पस क्या है वो पता चल जाता है. ठीक है, मार्क करो. इट डिफाइंस द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ए कंपनी कैन अंडरटेक. It describes the range of activities a company can undertake. अब डेफिनेशन में सेकेंड वाला डेफिनेशन आ जाए, लॉर्ड केन्स. इस सेकेंड वाले डेफिनेशन में इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन दिया है. मार्क करो. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इट्स चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी. चार्टर के ऊपर लिख दे कॉन्स्टिट्यूशन. ये कंपनी का संविधान है और इसी से पता चलता है कि कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, कंपनी का पावर क्या है, यानी कि व्हाट द कंपनी कैन डू एंड व्हाट द कंपनी कैन नॉट डू. ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पहले रीड करते हैं क्या है, फिर उसके बाद में देखेंगे कुछ अंडरलाइन करना है. सी एज पर दिस डेफिनेशन. अब मार्क करना स्टार्ट करो. मार्क करो. मेमोरेंडम इज ए डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स राइट्स और प्रिविलेजेस. यानी कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इससे कंपनी के राइट्स क्या है, कंपनी की प्रिविलेजेस क्या है वो पता चलती है. मार्क करो. इट स्टेट्स द पावर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू. कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है. कम टू फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम. फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम में फर्स्ट में अंडरलाइन करो प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी. सेकंड में अंडरलाइन करो डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स मैंने आपको एग्जांपल दिया था, थर्ड पार्टीज है जो कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखना चाहते हैं, उनके लिए है ये डॉक्यूमेंट की अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद में कंपनी के साथ कोई भी रिश्ता बनाएं. ठीक है, आउटसाइडर्स का एग्जांपल दिया है देख, दैट इज द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा. ठीक है, आगे का जस्ट रीड करो. हु कैन मेक आउट फ्रॉम द मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम को पढ़ने से पता चल जाएगा कि कंपनी के साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना है. वेदर ए कंपनी इज परमिटेड टू अंडरटेक ए सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन और नो. ठीक है, नंबर 3 में आ जाओ. मार्क करो. एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खुद बनाना पड़ता है, आधार कार्ड की तरह. जैसे एवरी इंडिविजुअल हैज टू मेक हिज ओन आधार कार्ड, भाई या बहन का नहीं चलेगा. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ. मैंने क्या कहा था कि ये जो मेमोरेंडम है उसका जो आखिरी क्लॉज है, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसमें कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स साइन करते हैं. प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7 और 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन साइन करता है. डिक्लेरेशन देता है कि वो कंपनी में मेंबर बनने के लिए राजी है, अपना नाम, अपना एड्रेस, उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, वो सारी डिटेल देके वो साइन करेगा. सो पॉइंट नंबर 4 में मार्क करो. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स एंड नीड्स टू बी साइंड बाय मिनिमम. मार्क करो 7 persons in case of a public company,
2 persons in case of a private company and 1 person in case of 1 person company. अब जब वो साइन करेगा तो अपना नाम, अपना एड्रेस, उसने कितने शेयर्स खरीदे उसकी जानकारी भी देनी होती है। वो छठे वाले क्लॉज में आता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसकी पहली लाइन मार्क करना, ईच सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मतलब साइन करने वाला, हर एक साइन करने वाला मस्ट राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब। उसे अपने नाम के आगे ये बताना होगा कि उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं। कम टू पॉइंट नंबर 5, इसमें बताया है कि कितने क्लॉजेस है, 6 क्लॉजेस है। मार्क करो, इट कंटेन्स फॉलोइंग क्लॉजेस, द नेम क्लॉज, द एड्रेस क्लॉज, द ऑब्जेक्ट क्लॉज, द लाइबिलिटी क्लॉज, द कैपिटल क्लॉज, और आखिरी वाला जो है द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सिक्स्थ वाला पॉइंट काम का नहीं है। 7th वाले पॉइंट में आ जाओ कि मेमोरेंडम में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ जाता हो। यानी कि कंपनी जब अपना मेमोरेंडम प्रिपेयर करती है तो उस मेमोरेंडम में ऐसा कुछ भी ना हो जो इंडियन कंपनीज एक्ट यानी कि कानून के खिलाफ जाए। ठीक है, सो 7th वाले में मार्क करो, इट कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पॉइंट नंबर 8, मेमोरेंडम हद या लिमिट ऑफ एक्टिविटीज डिसाइड करता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। यदि कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो मेमोरेंडम के खिलाफ जाता है तो उसको अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 8 में मार्क करो, एनी एक्ट डन बाय द कंपनी which goes beyond the powers of memorandum will be ultra wires। ultra wires का मतलब दिखा है, देख, that is it will be invalid, ये invalid माना जाएगा। ठीक है, गलत माना जाएगा। पॉइंट नंबर 9, कोई भी कंपनी के साथ किसी भी किस्म का रिश्ता बनाना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, उसे ये डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 में मार्क करो, इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एनीवन हु वांट्स टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज सपोज्ड टू हैव नॉलेज अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि आज मुझे किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले मैं कंपनी के मेमोरेंडम को अच्छे से देख लूंगा और उसके बाद तय करूंगा कि मुझे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। पॉइंट नंबर 10 किसी काम का नहीं है। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब आ जाएंगे क्लॉजेस। 6 क्लॉजेस है इसमें। सबसे पहला जो है दैट इज द नेम क्लॉज। अब नेम क्लॉज मैंने आपसे क्या बताया था कि जो प्रस्तावित कंपनी या प्रपोज कंपनी मैं शुरू करना चाहता हूं उस कंपनी का नाम मैं नेम क्लॉज में लिखूंगा। नेम क्लॉज जो है एज आई टोल्ड यू किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नेम क्लॉज के अंदर मैं जो कंपनी का नाम रखूंगा उसमें मैं कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शब्द सरकार से रिलेटेड है। सिर्फ सरकार ही उनको यूज कर सकती है। ठीक है, नेम क्लॉज को यदि चेंज करना यानी कि कंपनी अगर अपने नाम को बदलना चाहती है तो मैंने आपसे कहा था कि शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग होगी और उस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75% मेजोरिटी या 3/4 मेजोरिटी से पास किया जाएगा। 75% मेंबर यदि कंपनी के राजी हैं तो ही नाम बदला जा सकता है। अगर उससे कम लोग हैं तो कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, नेम क्लॉज
पहला क्लॉज मिल गया, पेज नंबर 50। फर्स्ट लाइन में मार्क करो, दिस क्लॉज मेंशंस द नेम ऑफ द कंपनी। अब नेक्स्ट लाइन के एंड में आ जाओ कि भाई कंपनी का नाम तो, क्योंकि शेयर होल्डर तो बाद में आते हैं, पहले तो प्रमोटर ही कंपनी शुरू करता है, तो प्रमोटर ही नाम को चुनते हैं। प्रमोटर्स आर द वंस हु सिलेक्ट द नेम। तो नेक्स्ट लाइन के एंड में मार्क करो, द प्रमोटर्स चूज ए नेम फॉर द कंपनी। अब नेम क्लॉज में कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको बताई थी, दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, सर्टेन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कुछ एक बहुत ज्यादा पॉइंट तो नहीं है लाइक, बट जैसे नाम के एंड में अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आएगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड शब्द आएगा नाम के एंड में। फर्स्ट पॉइंट में मार्क करो फॉलोइंग पॉइंट्स में, द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल द नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। रिलायंस बिस्किट, टाटा वेफर्स, ऐसा मैं कंपनी चालू नहीं कर सकता। पप्पू बिस्किट्स एंड वेफर्स लिमिटेड चलेगा, क्योंकि इस नाम से कोई कंपनी नहीं है। सी सेकेंड पॉइंट में मार्क करो, द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स which will constitute an offense under any law। नाम में ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जो किसी कानून के मुताबिक जुर्म माना जाता है या गुनाह है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में आ जाओ, मार्क करो, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम शुड बी लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो नाम के एंड में लिमिटेड शब्द, और प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट लाइन में मार्क करो, सिमिलरली फॉर ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम शुड बी प्राइवेट लिमिटेड। अब पेज के नीचे ही नीचे देखो, आपको रेड में प्रिंटेड मिलेगा ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, की अगर कंपनी अपने नाम में कोई बदलाव करना चाहती है, बराबर है। लास्ट लाइन है, देख लास्ट लाइन मार्क कर, नेम क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मतलब बदलाव करना, चेंज करना। कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी। जनरल मीटिंग के नीचे ब्रैकेट में लिख दे शेयर होल्डर मीटिंग। शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसको जनरल मीटिंग कहते हैं। और देख स्पेशल रेजोल्यूशन का तुझे इधर एक पट्टी में दिया हुआ है, देख स्पेशल रेजोल्यूशन 75% मेजोरिटी से पास किया जाता है, उसको भी अंडरलाइन कर। स्पेशल रेजोल्यूशन मींस 3/4 और 75% वोट्स are in favor of a proposal। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, द एड्रेस क्लॉज यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में लोकेटेड होगी, उस स्टेट का नाम आएगा। फर्स्ट लाइन में मार्क करो, द क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। मार्क करो, एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद 30 दिन में उसके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी है। विद इन 30 डेज रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ना देख एक 1 2 3 4 करके पॉइंट है, उसमें पहला वाला पॉइंट मार्क कर, इट इस्टेब्लिशेस द डोमिसाइल यानी कि लोकेशन ऑफ ए कंपनी। यानी कि कंपनी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है
गुजरात की है, कर्नाटका की है, पंजाब की है, कहाँ की कंपनी है ये पता चल जाता है। ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज मिला क्या आपको? 4 पॉइंट्स के बाद, वो 4 पॉइंट्स में खाली पहला वाला ही मार्क करना था, उसके बाद में देखो रेड में प्रिंट करके दिया है ऑल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज, मिल गया। उसमें एबीसी जाने दो, एबीसी खाली वो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, सेम शहर में एक जगह से दूसरी जगह, या सेम राज्य में एक शहर से दूसरे शहर। आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या बताया? सेम शहर में, जैसे मान लो कफ परेड में ऑफिस है, बांद्रा कुर्ला में शिफ्ट करना है, ठीक है। या सेम राज्य में, मुंबई में ऑफिस है, पुणे शिफ्ट करना है, या एक राज्य से दूसरे राज्य यानी कि महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट करना है, वो एबीसी में दिया है, वो तेरे को समझ में आ जाएगा। उस एबीसी के बाद में आ जा, देख 2 लाइन दिया है, ठीक है। उसमें लाइन के मिडल से मार्क कर, देखे ए स्पेशल रेजोल्यूशन मिला, मार्क कर, ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग टू ऑल्टर द एड्रेस क्लॉज। जनरल मीटिंग यानी कि शेयर होल्डर की मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि 3/4 मेजॉरिटी। नंबर 3 में आ जाओ, ऑब्जेक्ट क्लॉज। फर्स्ट लाइन में मार्क कर, दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्ट फॉर विच ए कंपनी इज फॉर्म्ड। किस उद्देश्य से क्या काम करेगी कंपनी, कंपनी का पर्पस या मकसद क्या होगा। मार्क करो, इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ए कंपनी कैन अंडरटेक, यानी कि इससे कंपनी की लिमिट डिफाइन हो जाती है कि भाई कंपनी क्या कर सकती है। मार्क करो, दिस क्लॉज स्टेट्स इन डिटेल, विस्तार से बताती है, मेन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स एनी अदर एक्टिविटी, एनी अदर एक्टिविटी इट मे अंडरटेक इफ नेसेसरी इन अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको मारुति का एग्जांपल दिया था, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। लेकिन एनी अदर एक्टिविटी में मैंने आपसे क्या कहा था, स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी बनाते हैं, क्योंकि जो गाड़ियां बेचते हैं वो गाड़ियां जब खराब होगी तो लोग स्पेयर पार्ट खरीदेंगे, अगर कंपनी बनाएगी नहीं तो फिर लोगों को स्पेयर पार्ट्स कहां से मिलेंगे ना। ओके, सो दैट इज एनी। आप किसी इलीगल काम के लिए कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते कि भी मैंने कंपनी स्टार्ट किया स्मगलिंग करने के लिए, यू कैन नॉट स्टार्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट कहती है कि जो भी कंपनी आप स्टार्ट करोगे उसका पर्पस लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। किसी ऐसे काम के लिए जिसकी इजाजत कानून देता है, ऐसे काम के लिए कंपनी को शुरू किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में मार्क कर, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। कंपनीज एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इमोरल या इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कंपनी वही कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन कर, ए कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट पेज पे आ जा। देख, इधर मिलेगा ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, मिला ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसमें देख, पहली 2 लाइन छोड़ दे और उसके बाद में एक सिंगल लाइन है, उसको अंडरलाइन कर, ए स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग फॉर ऑल्टरिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज और उसका ऑल्टरेशन हो गया। अब लायबिलिटी क्लॉज में आ जा। पॉइंट नंबर 4, कंपनी के जो शेयर होल्डर या मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होगी वो इस क्लॉज में मेंशन्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में मार्क कर, दिस क्लॉज स्टेट्स द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी
नेक्स्ट लाइन में मार्क कर, इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, this clause states that the liability of the member is limited to the extent of amount unpaid on face value of shares held by the member. लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि मैंने कंपनी में 2 लाख के शेयर्स खरीदे, अगर पूरा 2 लाख दे दिया तो कंपनी मुझसे 1 रुपया नहीं मांग सकती, लेकिन अगर मैंने 2 लाख में से 1.5 लाख दिया है और 50,000 देने का बाकी है तो 50,000 अनपेड अमाउंट है, कंपनी मुझसे सिर्फ वो बचे हुए अनपेड 50,000 ही मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती। पूरा दे दिया तो 1 रुपया भी नहीं मांग सकती। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई, उसके भी तो शेयर होल्डर थे। भाई कंपनी के ऊपर भरपूर कर्जा है, कंपनी के सारे असेट्स बेचने के बाद में भी वो कर्जा चुकने वाला नहीं है, तो सर शेयर होल्डर का क्या होगा, वो जितने के शेयर्स खरीदे होंगे उतना पैसा डूब जाएगा। बाकी शेयर होल्डर को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम एयरलाइंस का कर्जा चुकाओ, क्योंकि मैंने आपको 3rd चैप्टर में ही बता दिया था, कानून की नजर में कंपनी का अस्तित्व अलग है, शेयर होल्डर या मेंबर का अस्तित्व अलग है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। कंपनी कुछ भी करती है तो उसके लिए शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है। किंगफिशर एयरलाइन का जो 6,500 करोड़ का कर्जा है वो एयरलाइंस का है, मेंबर ने वो कर्जा नहीं लिया, मेंबर उसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर उस कंपनी में मैंने 2 लाख के शेयर खरीदे होते, 1.5 लाख दिया है, तो कर्जा चुकाने के हिसाब से कंपनी मुझसे सिर्फ 50,000 मांग सकती है, और अगर मैंने पूरे 2 लाख दे दिए कंपनी मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांग सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे 2 लाख डूब जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज में आ जाओ। सेकेंड लाइन में लीगली स्पीकिंग मिला क्या, मार्क करो, लीगली स्पीकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए मेंबर एंड द कंपनी इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। आज मैं कंपनी में शेयर्स खरीदता हूं ना, तो मेरे और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बराबर है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड किया है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। हेंस if any changes is to be made in the liability of a member, it has to be with the consent of member and that too in writing. मेंबर से रजामंदी लेनी होगी और वो भी लिखित में, तो ही कंपनी लाइबिलिटी को चेंज कर सकती है, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकती। नंबर 5 में आ जाओ, द कैपिटल क्लॉज। कंपनी कितना कैपिटल लोगों से कलेक्ट करेगी, वो कैपिटल का अमाउंट इस क्लॉज में मेंशन होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई कंपनी को शुरू करके चलाने के लिए 80 करोड़ प्लस 20 करोड़, 100 करोड़ का एग्जांपल याद है आपको। 80 करोड़ फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए, 20 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, तो फिक्स कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल मिला करके 100 करोड़ चाहिए होंगे। अब ये 100 करोड़ मैं पब्लिक से कलेक्ट करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल क्लॉज में वो 100 करोड़ मेंशन कर दूंगा। अब ये 100 करोड़ लिख करके मैंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया और मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसलिए इस 100 करोड़ को रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल से। लेकिन उस दिन तो आपने इसे अथोराइज कैपिटल कहा था, अथोराइज कैपिटल कहा था। अथोराइज कैपिटल क्यों, क्योंकि जब मेरी कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि रजिस्ट्रार ने मेरी कंपनी को 100 करोड़ कलेक्ट करने की अथॉरिटी दे दी है। ये 100 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट है जो मैं पब्लिक से कलेक्ट कर सकता हूं, दैट इज व्हाई इसको अथोराइज कैपिटल कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल या अथोराइज, जिस कैपिटल से मैं कंपनी को शुरू करके चलाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में मार्क करो, दिस क्लॉज स्टेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। मार्क करो, दिस कैपिटल इज हेंस कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल। लेकिन इसे अथोराइज भी कहते हैं क्योंकि इतना कैपिटल कलेक्ट करने की अथॉरिटी है, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। मार्क करो,
This is the maximum capital which the company is authorized to raise. Hence it is also called as authorized. बात कर लिया? अब देख भविष्य में मान लो जैसे मैंने 100 करोड़ लिख करके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कंपनी शुरू कर दी, बिस्किट और वेफर बना रहा हूं, अब आगे चल करके कोल्ड ड्रिंक बनाने की इच्छा हुई, अब बिस्किट की मशीन पे तो कोल्ड ड्रिंक बनेगा नहीं, उसके लिए नया फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, नया फैक्ट्री के लिए और पैसा चाहिए होगा। अब मेरे पास तो अथॉरिटी 100 करोड़ का ही था, वो तो मैंने कलेक्ट कर लिया, अब और 50 करोड़ चाहिए तो मुझे कैपिटल क्लॉज में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। तो उसका ऑल्टरेशन कैसा है देख, नेक्स्ट पेज पे आ जा, कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑल्टरेशन, उसमें पहली 3 लाइन जाने दे, इसमें ध्यान में रखना कैपिटल क्लॉज, बाकी की सब चीजों में स्पेशल रेजोल्यूशन था। कैपिटल क्लॉज को अगर बढ़ाना है या चेंज करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मैंने आपको कितना मेजॉरिटी बताया था? 51%। कितना बताया था? 51% मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% मेजॉरिटी चाहिए। सो देख 3 लाइन छोड़ने के बाद में देख मार्क कर, कैपिटल क्लॉज इज ऑल्टर्ड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मार्क किया? ठीक है। अब उसके बाद देख ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का भी मीनिंग दिया हुआ है। मार्क कर, वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट ए प्रपोजल। यानी कि फेवर में ज्यादा वोट होने चाहिए। अब ज्यादा कब होंगे? 51 होने पे, क्योंकि 50 पे तो आधा आधा जरूर हो जाएगा। ज्यादा होंगे जब 51 होंगे। समझ में आई बात? 50 पे आधा होता है और आधे से ज्यादा चाहिए। सो इंग्लिश में इसको 2 तरीके से कह सकते हैं। इसको एटलीस्ट 51% कह सकते हैं या मोर देन 50% कह सकते हैं, क्योंकि मोर देन 50 भी 51 ही होता है। 6th क्लॉज में आ जाओ, द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। छठा क्लॉज, द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये आखिरी क्लॉज है जिसमें कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्लेरेशन देंगे, साइन करेंगे, अपना नाम, एड्रेस, शेयर्स की डिटेल देंगे। फर्स्ट लाइन में मार्क करो, दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट इज प्लेस्ड एट द एंड। सबसे आखिर में आता है ये। मार्क करो, इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मेक ए डिक्लेरेशन। लिखित में देते हैं वो लोग कि हम कंपनी के मेंबर बनने के लिए राजी हैं। मेक ए डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट दे आर डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी एज पर द मेमोरेंडम एंड एग्री टू टेक ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। भाई हम कंपनी शुरू करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं और इतने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं। कितने लोग साइन करेंगे? प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 और 1% कंपनी में 1। मार्क करो, इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी द मेमोरेंडम मस्ट बी साइंड बाय एट लीस्ट 7 मेंबर्स, whereas for a private company by at least 2 subscribers and 1 subscriber in case of 1 person company। एक लाइन और मार्क करना पड़ेगा। देखो मार्क करो, each subscriber must put his name, address and occupation in presence of at least 1 witness, यानी कि गवाह, who shall put in his details। ओके, ये हो गया हमारा पहला डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा लीगल है तो समय लगा इसको, बट क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं। ठीक है कि 11th स्टैंडर्ड पे प्रीवियसली ये 12th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, तो 12th तक बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। अब 11th में डाल दिया है तो कोई उपाय नहीं है। स्कूल से बच्चा निकल करके आता है और भिड़ते के साथ में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ठीक है, तुम कंपनी शुरू करने का सिखाओ वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज थोड़ा बच्चों को हजम नहीं हो पाती, इतने छोटे बच्चों को। बट व्हाटएवर जो भी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इधर ध्यान देंगे।
तैयार है आप लोग? थोड़ा सा नोटबुक निकाल लेंगे 5 मिनट के लिए। बाकी का डिटेल में तो मैं मार्क कराऊंगा, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर नोटबुक के अंदर इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये इतना डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। तैयार है हम लोग? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने कहा था प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। क्या है? प्राइमरी। क्यों पहले बनाया जाता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरेंडम के बाद में बनाया जाता है। दैट इज व्हाई ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ इसको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? सर ये सप्लीमेंट्री शब्द कहीं सुना है ना? ये एग्जाम में मेन आंसर शीट के बाद में मैं सप्लीमेंट लेता हूँ, मेन आंसर शीट के साथ उसको लगाता हूँ, बराबर है? सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम को सप्लीमेंट करता है। क्या करता है? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब सपोर्ट करता है। मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने डिसाइड किए, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिसाइड किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ये मदद करेगा। यानी कि ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम को सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट करता है, क्योंकि मेमोरेंडम में हमने जो ऑब्जेक्ट तय किए हैं उनको हासिल करने में ये डॉक्यूमेंट हमारी मदद करता है। सो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्विकली लिखेंगे कि ये क्या है? सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट में कि इसे सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट कहा जाता है? सर इस डॉक्यूमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि कंपनी को इंटरनली मैनेज करने के काम में आते हैं। अब देख, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के नियम कायदे कानून होते हैं। तू स्कूल में गया है, स्कूल के भी कुछ नियम थे। स्कूल तो मैं भी गया हूँ, मेरे स्कूल में ना बहुत जबरदस्त नियम थे। स्कूल ड्रेस के बिना आप कभी नहीं, साल में सिर्फ एक बार, जिस दिन आपका बर्थडे होगा ना, उस दिन आपको दूसरे कपड़े अलाउड है, अदरवाइज यू हैव टू गो इन ए स्कूल ड्रेस। शूज एंड सॉक्स कंपलसरी है। शूज पॉलिश्ड होने चाहिए, नाखून छोटे छोटे होने चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए। यदि बाल बढ़ गए तो वो जो पीटी का टीचर है ना, पकड़ के ऐसा हिला देता था ना कि अंदर तक की आत्मा हिल जाती है, ऐसा पकड़ के कि अगले दिन तेरे को ऐसा छोटा छोटा बाल करवा लेगा ना कि किसी के हाथ में ही नहीं आवे। बड़े बाल अलाउड नहीं। होली फैमिली हाई स्कूल, होली फैमिली हाई स्कूल चकाला,
अंधेरी। अब खैर नियम कायदे कानून बहुत बदल गए, तब अलग सिस्टम था, अब अलग सिस्टम है। अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई। अब तो बच्चे एकदम बड़े बड़े बाल ले करके, ठीक है ना। उस समय में तो पिटाई भी बहुत जबरदस्त होती थी। मतलब वो पीटी का टीचर है ना, कभी झपट मारना होता था ना, चश्मा पहले निकाल के ऐसा इसको रख, जेब में रख, नहीं तो टूट जाएगा। और फिर एक ऐसा जोरदार बजाता था कि यहाँ की आवाज आधे घंटे तक कुछ सुनता नहीं था, ऐसा सटाक देके। तो आपके भी स्कूल में नियम कायदे कानून होंगे हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के दृष्टिकोण से। आज हॉस्पिटल में जाएं तो ऐसा कभी भी मुंह उठा के नहीं जा सकता है, विजिटर्स के लिए टाइम होता है, बराबर है कि नहीं। और आजकल बहुत सारे हॉस्पिटलों ने तो नियम बना लिया है, आप नारियल नहीं लेके जा सकते। पहले तो ऐसे कोई मिलने के लिए जाता था तो संतरे ले गया, नारियल ले गया, तो क्योंकि उससे हॉस्पिटल में गंदगी फैलती है, उससे हॉस्पिटल में तो बहुत हॉस्पिटल के भी नियम कायदे कानून है। आप जोर से चिल्ला करके बातचीत नहीं कर सकते, विजिटिंग आवर्स में ही मिलना होगा। तो उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। किसके लिए है? इंटरनल मैनेजमेंट, कि भाई कंपनी को किस तरह से चलाया जाएगा ताकि मेमोरेंडम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। समझ में आई बात? सो एक प्रकार से इसको हम बायलॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? बायलॉज। सो इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं bylaws for internal management of the company. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने आपको बताया था कि इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है ना, इट डिफाइंस द रूल, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। अब कंपनी के मेंबर्स जो है, कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं, उनका कंपनी के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, यानी कि कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के अधिकार क्या होंगे, डायरेक्टर्स को कैसे हटाया जा सकता है, डायरेक्टर्स के अधिकार क्या होंगे, ये सारी चीजें इसमें होती है। इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। ये तेरे को फर्क याद रखना होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता पता है ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का डिस्टिंक्शन है, वो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, बराबर है। वो कंपनी का चार्टर है, ये कंपनी के बायलॉज है या रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो आउटसाइडर्स के लिए है और ये मेंबर्स के लिए। बेसिकली सर इसमें जो नियम कायदे कानून होते हैं वो किस संदर्भ में होते हैं? अगर हम बात करें कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, भी इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ इनके एग्जांपल देता हूं, बाकी का तो विस्तार में बुक के अंदर है ही, कि भी इसमें कंटेंट्स के अंदर क्या रहता है। सर इसके कंटेंट्स में
प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट किस तरह से, किस प्रोसीजर से करेगी, यानी कि लोगों को शेयर्स कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि उसकी भी प्रक्रिया है। हम लोग कोई मंदिर का प्रसाद तो बांट नहीं रहे हैं कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं चलता है। एक प्रोसीजर के आधार पर कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। वो प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट में पैसे कलेक्ट करती है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? इंस्टॉलमेंट में पैसे को कलेक्ट करने को हम कहते हैं कॉल ऑन शेयर्स। तो कॉल ऑन शेयर्स का प्रोसीजर, अगर शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच करके ट्रांसफर करेगा तो वो शेयर्स के ट्रांसफर करने का प्रोसीजर क्या होगा? दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा। शेयर कैपिटल से संबंधित सारे नियम कायदे कानून। rights of shareholders or members, शेयर होल्डर या मेंबर के क्या अधिकार होंगे वो इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, प्रोसीजर for appointment, retirement, removal of directors etc। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर है, उनके रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर है, उनको हटाने का क्या प्रोसीजर है। क्योंकि अगर विजय माल्या जैसा डायरेक्टर है तो हटाना भी पड़ेगा, तो उसका भी प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा लात मार के तो नहीं भगा सकते उसको। यू हैव टू फॉलो ए प्रॉपर प्रोसीजर। डायरेक्टर के पावर्स क्या हैं और डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या है। powers and duties of directors, managing director, etc। कंपनी अपना हिसाब किताब कैसे रखेगी? क्योंकि कंपनी बिजनेस कर रही है तो पैसा आएगा भी, पैसा खर्च भी होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स तैयार किया जाएगा, तो उसका क्या प्रोसीजर क्या होगा? बराबर है। मेंटेनेंस ऑफ books of accounts, registers, records etc। यदि मान लो कंपनी को कभी बंद करने की नौबत आए, बुरा वक्त भी आ सकता है, कंपनी को बंद करना भी पड़ सकता है। बराबर है। देख, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जब तक उसे फॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमने फॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन करके कंपनी को शुरू किया,
यदि कंपनी को बंद करना है तो उसका भी एक फॉर्मल तरीका यानी कि एक औपचारिक तरीका होता है। अपने आप कभी भी कंपनी बंद नहीं होती है। देख, विजय माल्या भाग गया किंगफिशर एयरलाइंस, कहने के लिए उसका बिजनेस बंद है, लेकिन वो कंपनी अभी भी ऑन पेपर सही चल रही है। और तब तक यह कंपनी चलती रहेगी जब तक के उसको बंद नहीं किया जाएगा। कंपनी को बंद करने को वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मुंबई की भाषा ना बहुत खराब है। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है ना तो मुंबई के लोग अलग अलग, अरे वो टपक गया फल था क्या कि पेड़ से टपक गया, वो टपक गया, वो मर गया। अच्छा शब्द क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग सिधार गया, या बहुत वर्ष कम वर्ष गुजर गया बोलते हैं। बराबर है कि नहीं? उसी तरीके से कंपनी को जब बंद किया जाता है तो हम ये नहीं कहते क्लोज द कंपनी, उसे कहा जाता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सभ्य भाषा में क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी को वाइंड अप करने का प्रोसीजर क्या होगा वो भी इसमें दिया हुआ होता है। सो इट कंटेन्स प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब क्या कहा मैंने? कंपनी को बंद करना। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर ने एक लास्ट पॉइंट और, ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसमें, काम काम की चीजें बता रहा हूं। कंपनी में शेयर होल्डर शेयर खरीदता है। क्यों खरीदता है भाई? मैंने 2 लाख रुपए कंपनी में क्यों लगाए? खुजली हो रहा था इसलिए लगाए क्या? नहीं ना, मेरे को खुजली तो नहीं हो रहा था। मैंने 2 लाख रुपए इसलिए कंपनी में इन्वेस्ट किए क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर के कैपिटल से बिजनेस कंडक्ट करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, और उस प्रॉफिट में से मुझे हिस्सा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? हिस्सा दिया जाएगा। ये जो प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को हिस्सा दिया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साल के एंड में, मतलब 31 मार्च के बाद में ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं और जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आता है ना उसमें से कंपनी डिविडेंड देती है। अब कितना प्रॉफिट हुआ उसके आधार पर डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर करने का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे उसका पेमेंट किया जाएगा, दैट ऑल्सो इज गिवन। बराबर है? सो कंटेंट्स के लास्ट पॉइंट में प्रोसीजर फॉर declaration and payment of dividend। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा। और आज का लास्ट पॉइंट ऑल्टरेशन। ये तो कंटेंट्स था, ये डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है उसकी जनरल आइडिया दी है आपको। वो ऐसे बहुत सारी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं। कंपनी कोई छोटा पान का गल्ला नहीं है कि अपने हिसाब से चला दिया। बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। प्रोविजंस आर मेनी। यदि कंपनी इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करना चाहती, किसी नियम का बदलाव करना चाहती है, कोई नया नियम ऐड करना चाहती है, कोई पुराना नियम खत्म करना चाहती है, अगर ऑल्टरेशन करना है, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग होगी और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। बराबर है? सो लाइक articles of association can be
altered by passing a special resolution at general meeting. ठीक है भाई। ये सेकंड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मार्किंग करेंगे और लास्ट वाला डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।